हेलो दोस्तों। मैं संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बी एकलव्य के द्वारा शुरू की गई पहल स्टडी प्रोसेसिंग की हेल्प ले रही हूँ। इसमें हम टॉपिक को अपने पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से उसको इजी करके उस पर क्वेश्चन बनाते हैं खुद से। तब तक क्वेश्चन बनाते हैं जब तक कि उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन उसमें आ ना जाए। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं और शॉर्ट में इसको यूएन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, इसकी स्थापना क्यों हुई। हम इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, वैसे ये भी है, लेकिन इसकी स्थापना का उद्देश्य इसको अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य था स्थापना के हेतु, वो ये था कि जो विश्व युद्ध दुनिया देख चुकी थी, वैसी परिस्थितियाँ फिर से उत्पन्न ना हो, ये सोचकर राष्ट्रों ने आपस में एक बैठक की और उन्होंने सोचा कि हम किसी ऐसी संस्था का गठन करते हैं जो आने वाले समय में विश्व युद्ध जैसी दुर्घटनाओं को या घटनाओं को होने से रोक सके। इसी क्रम में ये पहल की गई और संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। बात करेंगे कि इसका जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन से सन में हुआ था, इसका कार्य क्या है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर हम इसमें बात करें कि इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन है या फिर कितने हैं संख्या में, तो लगभग सभी राष्ट्र इसके सदस्य हैं, कुछ को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 200 प्लस कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित है वो 193 कंट्री इसमें सम्मिलित हैं। चूँकि ये भी कहा जाता है कि जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं या संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, उन्हीं को एक देश का दर्जा मिलता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 193 कंट्री हैं और 193 कंट्रीज के सदस्य हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है, तो वो है दक्षिणी सूडान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय में जो इसके सदस्य राष्ट्र थे उनकी संख्या 51 थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो 193 है। अगर हम देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और अमेरिका की अगर राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसकी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें यहाँ पर लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि इतने सारे राष्ट्र हैं, सबकी हालांकि अपनी अलग लैंग्वेज होती है और ये भी देखा जाता है कि एक ही देश में कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चूँकि सभी राष्ट्रों का एक समूह है, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज मान्य है और कितनी लैंग्वेज इसमें ले सकते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें 6 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है, जिसमें से एक अरबी है, दूसरी चाइनीज़ है, तीसरी इंग्लिश है, पांचवी फ्रेंच है और छठी रशियन है और सातवीं स्पेनिश है। अगर हम बात करें कि इसमें जो प्रकाशन वाला माध्यम है वो कौन सी लैंग्वेज है, तो इसमें इंग्लिश और फ्रेंच, इन दो ही लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, जैसे हमने देखा कि विश्व युद्ध जैसी समस्याएं फिर से देखने के लिए ना मिले, उसके लिए इसकी स्थापना की गई, तो हाँ ये सत्य है। और इसका जो मूल कारण है वो यही है कि विश्व में अशांति उत्पन्न ना हो, उसका समाधान हेतु इस संस्था का गठन किया गया। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका वर्तमान में उद्देश्य क्या है। ये तो हमने देख लिया कि इसका जब वो बनाया था तब उद्देश्य ये था, क्योंकि होता है कभी कभी कि हम कुछ काम शुरू करते हैं सोचकर कुछ और शुरू करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और मिलता है, या फिर हम उससे मिलने वाले आउटपुट के आधार पर अपना एम उसमें या तो बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, कभी कभी लोग चेंज भी कर लेते हैं। हालांकि इसका बिल्कुल चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। जैसे कि अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है पहले तो यही है कि वैश्विक शांति स्थापित करना है और सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा इसका है कि जो मानव अधिकार हैं उनका संरक्षण करना है, वो ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा सतत विकास में सहयोग प्रदान करना या फिर उसको बढ़ावा देना, सतत विकास को। और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो भी कानून है उनको उनका अच्छे से पालन हो सके, ये भी देखना इसका यहाँ पर काम हम कह सकते हैं कि ये भी इसका कार्य है। यहाँ पर जैसे कि पिक बनाई गई है, इसका है कि ये स्थापना के समय की बात है कि यहाँ पर 51 कंट्री थी और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में बस वही कि 193 कंट्री हैं इसमें। इसमें क्या है कि जो भी सदस्य इसके राष्ट्र हैं, जब वो लोग सब साथ में आके बैठते हैं तो उसको कहते हैं जनरल असेंबली, या फिर जिसमें जनरल असेंबली में आम बैठक, सामान्य बैठक, और क्योंकि आम और सामान्य बैठक भले ही हम इसका नाम ले सकते हैं,
लेकिन होता क्या है कि ना कि ये इतने बड़े पैमाने पर बैठक होती है, क्योंकि सारे ही राष्ट्र के लगभग लगभग सारे राष्ट्र के इसमें प्रतिनिधित्वकर्ता होते हैं, जिस कारण से इस असेंबली को महासभा भी कहा जाता है। हम बात करें कि जो इसका महासचिव होता है या सेक्रेटरी जनरल होता है, उसका चुनाव कैसा होता है, तो जैसे कि इसमें जो हमारे यूएन है, यूएन के विशिष्ट अंग हैं, 6 अंगों का इसमें जिक्र किया जाता है। उन्हीं में से एक अंग है इसका सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद सुझाव देती है कि किसको यहाँ पर महासचिव बनाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर प्रस्ताव दिया जाता है, जो कि जनरल असेंबली से पारित हो जाता है, और उनका जो भी यहाँ पर महासचिव बनने होते हैं उनका यहाँ पर चुनाव कर लिया जाता है। अगर बात करें कि वर्तमान समय में यूएन के महासचिव कौन है, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरस। अगर कार्यकाल की बात करें कि यूएन के जो भी महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और बात करें कि कितनी दफ़ा बन सकता है कोई भी व्यक्ति महासचिव, तो वो कितनी भी बार बन सकता है, कोई भी उसमें प्रतिबंध देखने के लिए नहीं मिलता। एक व्यक्ति पुनः भी चुना जा सकता है और कुछ समय पश्चात भी चुना जा सकता है। अगर बात करें असेंबली की, कि ये जो असेंबली बैठती है इसका कार्य क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा भी इसको कहते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन और जनरल असेंबली भी इसको बोलते हैं। कि इसका काम क्या होता है, तो इसका है कि यहाँ पर जो भी यूएन के द्वारा विषय रखे जाते हैं कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे, हम इनको ऐसे देखेंगे, तो वो सब जो भी इन्होंने प्रस्ताव में लिखा होता है उस सब पर उसको देखना, उसको जांचना, परखना और उन पर कैसे कार्य करना, सब आपस में विचार विमर्श करना, वो इसी बैठक में होता है। क्योंकि इसमें लगभग सभी राष्ट्र के सदस्य होते हैं और सबका समान प्रतिनिधित्व होता है, इस कारण से इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। यहाँ पर ये बताया गया कि इसके जो यूएन हमारा 6 भाग है इसके, मतलब भाग सा आशय है कि इसके अंग जो कि इसके अंडर कार्य करते हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि सब अपने आप में संपूर्ण टॉपिक है, लेकिन यूएन से जुड़े हुए कैसे जुड़े हुए वो हम सब बताएंगे। और अगर बात करें कि जो जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान समय में, तो अभी जो है इस टाइम वो है कसोवा कोरोनी। इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है। जो मतलब कहने का ये है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यूएन का जो महासचिव होता है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस पर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हैं, इतने सारे इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन इस पर बन रहे हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है तो आप मालूम कर सकते हैं। ये इतने इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, यहाँ से नीचे को थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो हमने अब नहीं देखा था टॉपिक में या फिर नहीं बताया गया। तो इसका ये है कि हमने जैसे उसकी थ्योरी होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो साथ में खुद ही टॉपिक को करते करते क्लियर हो जाती है जब हम उनको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जब हम अब किसी भी टॉपिक को पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ें खुद व खुद हमें याद हो जाती हैं। तो उनको लिखना वहाँ पर आवश्यक नहीं रहता, सिर्फ पिक्चर से हम काम चला लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि उपनिवेशीकरण से उपनिवेशीकरण में यूएन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे है कि 1960 के बाद में यहाँ पर देखा गया कि बहुत से ऐसे देश थे जो कि उपनिवेश बने हुए थे, उनको मुक्त कराने में यूएन ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिस कारण से इसको अत्यधिक महत्व दिया गया था उस समय में। अच्छा, यहाँ पर कि यूएन कैसे नागरिक समाज में भागीदारी बना है या फिर कर सकता है, तो इसमें है कि क्योंकि हर फील्ड का व्यक्ति इसमें देखने के लिए मिल सकता है। कोई राष्ट्र किसी चीज़ में आगे है, कोई किसी में, जिस कारण से ये विशिष्ट लोगों से मिलकर बना हुआ एक समूह है। इस कारण से जन सामान्य में भी मतलब नागरिक भागीदारी बना हुआ है। अगर हम इसके आधार की उपलब्धि देखें तो इसने ये उपनिवेशीकरण एक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसे ही इसने जो भी कार्य किए हैं, जो अपने अंगों के माध्यम से कार्य करता है, वो सब इसकी विशेष उपलब्धियों के तौर पर ही हम देख सकते हैं।
शांति स्थापना में इसकी भूमिका की बात करें तो हाँ, इसका तो उद्देश्य ही शांति की स्थापना के लिए था। तो बेशक इसका वहाँ पर भी रोल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें भारत शामिल है कि नहीं, तो भारत शामिल है, बिल्कुल शामिल है। और ये भी है जो कि इसमें बहुत महत्व रखता है कि भारत इसके संस्थापक देशों में से एक था। यानी कि जो 51 कंट्री थी जिन्होंने 1945 में इसका गठन किया था, उनमें भारत हमारा शामिल था। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक है कि ये जो असफलताओं की बात की गई है, असफलता से आज है कि यहाँ पर वैश्विक शांति बनाने के लिए उन्होंने भले ही युद्धों को रोक लिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है आज की डेट में। तो थोड़ा सा उसको लेके ही है कि अगर उसको रोका जा सकता तो शायद इसकी और अहम भूमिका होती, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी पर ही रोक लगा देंगे तो शायद उन्नति, आज के समय में सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है। तो